हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बढ़िया ही होंगे। आज मैं बताऊंगी आप लोगों को मापन के कार्य क्या हैं। इससे पहले 2 क्लास आप लोगों को मैं दे चुकी हूँ, क्लास 1 और क्लास 2। जो मापन क्या है, पहले में मापन क्या है, मापन की परिभाषाएं, अर्थ, उसके बाद मापन की विशेषताएं, उद्देश्य, महत्व, कमियां, निष्कर्ष सारे बता चुके हैं। ये क्लास 3 है, जिसमें आज मैं आप लोगों को बताऊंगी मापन के कार्य क्या हैं। तो इससे पहले आप लोग दोनों वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद एक क्लास आप लोगों को समझने में सुविधा होगी, आसानी से इसको भी समझ पाइएगा। तो मैं बता रही हूँ मापन के कार्य। व्यक्तियों में, परीक्षाओं में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। एक व्यक्ति किसी कार्य को अच्छी तरह कर लेता है, बहुत ही कम समय में कर लेता है, परंतु उसी कार्य को दूसरा व्यक्ति उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाता है जितनी अच्छी तरह से पहले व्यक्ति ने किए हैं। तो ये हो गया मापन के कार्य। मुख्य रूप से मापन के निम्न कार्य हैं। जैसे इस तरह का मापन के कार्य हैं। इसको मैं डायग्राम बनाकर ऐसे बना दी हूँ। इस तरह से ही एग्ज़ाम में बनाया जाता है। किसी भी टॉपिक को इस तरह से डायग्राम में सजाकर फिर उसको एक एक करके लिख दिया जाता है। तो मैं डायग्राम आप लोगों को बना दी हूँ। इस तरह से आप लोग डायग्राम बनाना भी सीख लेंगे। और ये मेरा नोट्स है ना, इसको आप लोग वीडियो को रोककर अपने नोटबुक में भी इस तरह से यानी कि नोट्स बना सकते हैं। फिर उसको पढ़ने में आप लोगों को सुविधा होगी, आसानी से इसको पढ़ पाइएगा। लिखने के भी हैबिट रहेगा तो एग्ज़ाम में बढ़िया से लिख पाइएगा। देख लीजिए, ये है मापन के कार्य। मापन के मुख्य रूप से मापन के निम्न कार्य हैं। 5 है। जैसे एक वर्गीकरण, तुलना, पूर्व कथन, परामर्श एवं निर्देशन, निदान, ये सारे मापन के कार्य है। इसके द्वारा मापन का किया जाता है। वर्गीकरण करके, एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति से तुलना करके, पूर्व कथन यानी कि पूर्वानुमान लगाकर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ, या व्यक्ति क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है उसमें पूर्वानुमान लगाकर, फिर परामर्श एवं निर्देशन देकर, फिर निदान करके यानी कि किसी भी समस्या का समाधान या निदान करके के। तो ये 5 है। इसको अलग अलग रूप में 5 को अलग अलग करके एक एक करके पढ़ेंगे। तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण में विश्व में कोई भी 2 व्यक्ति समान नहीं हैं। वे न केवल शारीरिक दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हैं, वरन मानसिक योग्यताओं के आधार पर भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसमें वर्गीकरण है। कोई भी व्यक्ति दुनिया में एक जैसा नहीं है, सारे एक दूसरे से अलग हैं। कोई शारीरिक यानी कि शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, उसके बुद्धि, सारे दुनिया में अलग अलग है। कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं है। फिर है अनुसंधानों के आधार पर निष्कर्षण किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के IQ, बुद्धि लब्धि, क्षमता, रुचि, व्यवहार, रंग रूप, अभिरुचि, लंबाई आदि व्यक्तित्व के अन्य शील गुण की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। ये हो गया वर्गीकरण। एक दूसरे से प्रत्येक व्यक्ति भिन्न होता है, अलग होता है, कोई एक जैसा या समान नहीं होता है। 1 मिनट। फिर है दूसरे नंबर में पूर्व कथन, या इसे पूर्वानुमान भी कहते हैं। जैसे पूर्व कथन से हमारा तात्पर्य है कि व्यक्ति के वर्तमान क्षमताओं एवं योजनाओं एवं योग्यताओं के आधार पर अनुमान लगाकर कह सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में उसको एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति
उसको गाना बढ़िया गाने आता है, तो ये उससे अनुमान लगाया जाता है कि ये व्यक्ति आगे चलकर हो सकता है सिंगर बनेगा। कोई व्यक्ति बढ़िया डांस कर लेता है तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि हाँ ये व्यक्ति डांसर ही बनेगा। अनुमान लगा सकते हैं कि ये आगे चलकर डांसर बनेगा, लेकिन एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते कि डांसर ही बनेगा। हो सकता है वह आगे चलकर डांसर नहीं कुछ और बन जाए, तो इससे अनुमान लगाया जाता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व कथन का बहुत महत्व है। पूर्व कथन के द्वारा बालकों के भावी विकास का अनुमान लगाया जाता है। मापन के परिणामों के आधार पर ही कहा जा सकता है कि बालक आगे चलकर क्या कर सकता है, किस तरह के व्यवसाय में उसकी रुचि है, वह क्या बन सकता है, वह सफल बनेगा अथवा नहीं, यह पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो ये हो गया पूर्वानुमान या पूर्व कथन। अब उसके बाद है तुलना कंपैरिजन। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ तुलना किया जाता है, इसे ही तुलना कहते हैं। जैसे किसी एक व्यक्ति का तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि के मानक 100 है तो जिस व्यक्ति के अंक 90 आते हैं तो उसे हम सामान्य से नीचे तथा जिस व्यक्ति का अंक 110 आते हैं उसे हम सामान्य से अच्छा कहेंगे। व्यक्तियों के बीच अंतर अथवा समानता ज्ञात करके उनकी तुलना की जा सकती है। फिर है चौथे नंबर में परामर्श एवं निर्देशन। इसको समझ गए होंगे आप लोग। एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति से तुलना किया जाता है कि उसका बुद्धि लब्धि इतना है और दूसरे का फिर इतना है, तो इसमें किसका ज़्यादा बुद्धि है, इसमें एक दूसरे व्यक्ति के साथ तुलना करके समझा जाता है। अब है परामर्श एवं निर्देशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसे कहते हैं परामर्श निर्देशन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के विभिन्न आयामों का मापन करके तथा उनकी रुचियों, अभिरुचियों, क्षमताओं एवं योग्यताओं का अध्ययन करके निश्चित किया जाता है कि उससे कौन से विषयों का अध्ययन कराया जाए, किस पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाए, मेडिकल का, टीचिंग का, व्यापार का आदि को अपनाने को कहा जाए। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर शिक्षकों के द्वारा शिक्षण प्रणाली को प्रभावित बनाने के लिए शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाकर बालकों के व्यावसायिक एवं शैक्षिक परामर्श एवं निर्देशन दिया जाता है। अब है उसके बाद निदान। परामर्श एवं निर्देशन भी आप लोग समझ गए होंगे। शिक्षकों के द्वारा परामर्श दिया जाता है विद्यार्थियों के लिए कि ये विद्यार्थी को किस विषय में रुचि है, उसको परामर्श दिया जाता है कि व्यावसायिक शिक्षा व्यवसाय को कैसे किया जाता है, तो उससे उसको निर्देश दिया जाता, यानी कि टीचर स्टूडेंट को निर्देश परामर्श देते हैं। उसके अनुसार स्टूडेंट अपना चयन करते हैं कि क्या करना है, किस तरह की पढ़ाई करना है। फिर है निदान। निदान का अर्थ है निदान का अर्थ है छात्रों के सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता लगाकर उसका निदान करना, समस्याओं का समाधान करना। जिस प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में निदान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, उसी प्रकार शिक्षा में भी निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण रिमेडियल टीचिंग का महत्वपूर्ण स्थान है। चिकित्सा में चिकित्सक निदान का कार्य अनेक प्रकार के उपकरणों के द्वारा करते हैं। जैसे एक चिकित्सक थर्मामीटर, माइक्रोस्कोप, एक्सरे आदि की सहायता से करता है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक यह कार्य उपलब्धि एवं परीक्षाओं एवं बुद्धि परीक्षाओं के माध्यम से
करता है। निदान हमें छात्रों की क्षमताओं एवं कमजोरियों का बोध कराता है। तो आप लोग समझ गए होंगे अभी तक निदान क्या होता है। किसी भी समस्या के कठिनाइयों के बारे में जानकारी लेकर उसका निदान किया जाता है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग ये वीडियो को देखिए, पूरा ज़रूर देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसको शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। थैंक यू।